IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार। देश का मुद्दा में आज एक बेहद गंभीर विषय, और आज के मुद्दे के ऊपर जब हम बात करेंगे तो कुछ बहुत खास मेहमान आज हमारे साथ हैं। अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। मैं हूं आकाश सोनी। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। देश की बेटी निर्भया के बलात्कारियों का इंटरव्यू दिखाकर बीबीसी ने एक बार फिर से पूरे देश के जख्म को हरा कर दिया है। बीबीसी ने जिस तरीके से भारत और भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उससे उसकी साख और मंशा दोनों कटघरे में आ गए हैं। बीबीसी ने जिस तरह से इस पूरे मामले में जल्दबाजी दिखाई, वो ये भी दिखाता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या है पर्दादारी और क्यों बीबीसी ने ऐसा किया? इस बीच इंडिया सर्वर से जो YouTube पर डॉक्यूमेंट्री लोड की गई थी, कुछ लोग उस सर्वर पर जाकर इसे YouTube पर देख रहे थे। इस डॉक्यूमेंट्री को, पूरी 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री, इसको अब हटा दिया गया है। इस पर ही अगले 1 घंटे हम बात करेंगे। हमारे साथ निर्भया के मां और पिताजी भी इस वक्त स्टूडियो में हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज उसकी मौत का तमाशा बनाया जा रहा है। हम एक ही बात को 10 बार दोहराते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें सरकार से यही कहना है कि हमें इंसाफ मिले। ये एक मां के आंसू हैं, एक मां का दर्द है जिसकी बेटी के साथ दिल्ली की सड़कों पर 6 दरिंदों ने वहशियाना हरकत की थी। उस लम्हे को याद करके एक मां का कलेजा मुंह को आ जाता है। इस मां के जख्मों को कुरेदा है बीबीसी के लिए बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री ने। इस डॉक्यूमेंट्री में देश की बहादुर बेटी निर्भया के साथ गैंगरेप करने वालों का इंटरव्यू है। जैसे इस डॉक्यूमेंट्री में मुजरिमों के इंटरव्यू की बात सामने आई, पूरा देश गुस्से से उबलने लगा। संसद में जमकर हंगामा हुआ। सभी दलों के सांसदों के विरोध के बाद गृह मंत्री ने माना कि डॉक्यूमेंट्री के लिए मुजरिमों के इंटरव्यू की इजाजत की शर्तों का उल्लंघन किया गया। It has come to notice that on March 8, 2015, BBC 4 is going to telecast this documentary film. The government has taken necessary legal action and obtained a restraining order from the court disseminating the contents of the film. एक तरफ जब पूरा देश निर्भया के बलात्कारियों के इंटरव्यू पर गुस्से में था, उसी वक्त बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को दिखा दिया। बीबीसी को 125 करोड़ भारतीयों की भावनाओं की फिक्र नहीं रही। बीबीसी ने भारत सरकार और भारतीय संसद की भावनाओं की परवाह भी नहीं की। बीबीसी भले ही ये कहे कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत में नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन इंटरनेट के इस युग में इस तरह के तर्क बेहद लचर और बेमानी है। जैसे ही बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इंटरनेट और यूट्यूब पर यह उपलब्ध हो गई। सवाल ये भी उठता है कि बीबीसी ने 4 दिनों पहले इसका प्रसारण क्यों कर दिया? अगर बीबीसी और डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली उडविन लेस्ली के मन में चोर नहीं होता, तो लेस्ली आनन फानन में भारत से क्यों गई? कहीं ना कहीं जो है वो जिन लोगों ने ये काम किया है, चाहे वो बीबीसी हो या चाहे कोई भी हो, वो निश्चित तौर से वो क्षमा के योग्य नहीं है। जैसे ही ये खबर फैली कि बीबीसी ने इस डॉक्यूमेंट्री को ब्रिटेन में प्रसारित कर दिया है, तो उसके खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शनों और पुतले फूंकने का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने फौरन इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने की मांग की और मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। काफी आक्रोशित है बीबीसी 4 के ऊपर, उसके इस कारनामे के ऊपर। हम इसकी तीखे स्वर में निंदा करते हैं। बीबीसी के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाद भारत सरकार हरकत में आई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि सरकार डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। लोगों ने बीबीसी से यही आग्रह किया था कि इसे नहीं दिखाया जाना चाहिए, लेकिन बीबीसी ने कहा कि वो एक स्वायत्त संगठन है, इसलिए वो उसका प्रसारण करेंगे बीबीसी के माध्यम से। और कार्रवाई हम करेंगे जो भी रिक्वायर्ड है अंडर द लॉ, जो हमारे कानूनी अख्तियारों में है, वो उसको किया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण को लेकर बीबीसी की मंशा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीबीसी ने आखिर भारत का अपमान क्यों किया? संसद की मांग को ठुकराने के पीछे की मंशा क्या थी? टेलीकास्ट डेट से 4 दिन पहले प्रसारण क्यों किया गया? निर्भया के
निर्भया की जहां तक बात है, चेतन भगत आप सुन रहे हैं बद्रीनाथ जी की बात, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री समाज का आईना भी है, जरा जड़ में जाएं, निकालें क्या है वहां पे, और ये और किसी और बेटी के साथ ना हो, ये जरूरी है, बद्रीनाथ जी कह रहे हैं। Yeah, firstly, of course, मैं ये मानता हूँ इनके लिए आसान तो नहीं है बार बार इस इशू को डिस्कस करना, लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ एज एक लेखक के तौर पे कि जो लोग अच्छा जिसने बनाई है उसकी इंटेंशन, उसकी मंशा क्या थी वो समझना ज़रूरी है। वो जो लेडी जिसने बनाई है उसने पॉजिटिव वे के लिए ही बनाई है कि लोगों को समझ आए कि कितना डेवस्टेशन, कितना बर्बाद हो जाता है कोई, और किसी की ऐसी हरकत से, किसी की मानसिकता की वजह से, किसी की शराब पी के बिना सोचे समझे कुछ करने की वजह से कोई कितना बर्बाद हो जाता है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, मुझे इससे वो समझ आया, मुझे लगा कि बहुत ही सेंसिटिव वे में डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जबकि कई बार जो टीवी पे डिबेट होते हैं शाम को इसी टॉपिक पे, मुझे उसमें बहुत ही गुस्सा, चिल्लाना, चीखना, मेरे को वो लगता है कि सेंसिटिवली हम इस इशू को नहीं डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही प्यार से बनाई है, और इसमें कुछ अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं, जैसे जेल में ये लड़के जो एकदम नॉर्मल से दिखते हैं, और ऐसे लगता नहीं है तो रोज़ सड़क पे चलने वाले लड़के दिखते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। और अगर ऐसा जब हमारे दिमाग में बात ठनकती है तभी हम आगे सोचते हैं कि अच्छा ऐसी मानसिकता क्यों है, क्योंकि कई बार ये जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास सोसाइटी है वो नहीं समझ पाती है कि गांव में एक चेतन ये सारी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उस चीज का पछतावा ना होना ये बहुत हैरान करती है बात। उस चीज का कहीं कोई पछतावा, चेहरे पर शिकन नजर ही नहीं आता है। हाँ नहीं तो ये ठीक है, और उनको तो फांसी तो, पर क्यों नहीं है ये हमें डिस्कस करना चाहिए कि क्यों पछतावा नहीं है, ऐसी क्या कमी रह गई हमारी एजुकेशन सिस्टम में या हमारे समाज में, ये समझना जरूरी है। अगर ये बात सामने ही ना आती कि उनको पछतावा भी नहीं था, क्योंकि हम लोग आमतौर पे हम सोचते हैं जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें बाद में पछतावा होगा, लेकिन ये मेंटल केस है, क्या ये मनोवैज्ञानिक केस है? एक साइकेट्रिस्ट का भी उसमें इंटरव्यू है, वो कहता है कि देखिए ये वैसे नॉर्मल है लेकिन इनमें एंटी सोशल क्वालिटीज हैं। तो ये सारी बातें समझना जरूरी है। और शाइना एनसी हमारे साथ है, चेतन उनको भी साथ में लाना चाहूंगा। शाइना, चेतन एक बात कह रहे हैं और वो ये बात कह रहे हैं कि सेंसिटिवली बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है जो गहराई तक, जड़ तक जा रही है और समझने की कोशिश कर रही है कि ये समस्या क्या है, ये माइंडसेट क्या है, इस डॉक्यूमेंट्री को बैन क्यों किया जा रहा है, उनका ये कहना है। देखिए, नॉर्मली मैं चेतन जी से सहमति रखती हूँ, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। मेरा मुद्दा ये है कि जो आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं एक बलात्कारी को, और वो बलात्कारी को आप क्या कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि लड़की की गलती थी, उसको बाहर नहीं आना चाहिए था रात को, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, हम जब बलात्कार करते हैं तो एक महिला को फाइट बैक नहीं करना चाहिए, वो लड़के को जो हमने मार दिया, लड़की को तो छोड़ दिया, तो उनमें कोई भी पछतावा नहीं था। आज आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जहां एक नौजवान ये देख रहा है वो तो सोचेगा कि क्या कूल है ये, उन्होंने तो बलात्कार किया है, तिहाड़ जेल से वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे हैं और फिर उनकी विकृत मानसिकता दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि ये है, देखिए, द स्टीरियोटिपिकल इंडियन मैन। मैं क्या वाकई से आपके पास लौटता हूँ शाइना। इस वक्त अहमदाबाद से कांग्रेस नेता अमीबेन याग्निक भी हमारे साथ है। अमीबेन, आपको क्या लगता है कि क्या बीबीसी ने अपमान किया है भारत का इस डॉक्यूमेंट्री को एयर करके, या फिर वो समाज को आईना दिखा रहे हैं जैसे कि बद्रीनाथ जी अभी यहां कह रहे थे? नहीं, निर्भया जी के पेरेंट्स का हमने सुना कि वो समाज का आईना दिखा रहे, पर ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो बीबीसी पे दिखाई गई कि नहीं वो भी एक सेकेंडरी इश्यू है। पर द फर्स्ट इश्यू इज कि एक विदेशी महिला यहाँ के इश्यूज पे कौन से इंटेंशन से ये डॉक्यूमेंट्री बनाती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत का अपमान करने का उद्देश्य था कहीं ना कहीं? अब अगर इंटरव्यूज का करती नहीं, वो क्या दिखाना चाहती है, उसका इंटेंशन क्या था? क्योंकि इंटरव्यू की परमिशन भी अगर मिली होगी उसको तो वो उसमें उसने क्या लिख के मांगी होगी,
पर ये अपमान तो जरूर हुआ है, क्योंकि इंडियन कन्विक्ट के पास जेल में जाके ऐसा कुछ पूछ के और ऐसा उसने इश्यू बना दिया, जैसे ये इश्यू पूरा इतना फैल गया है कि दिस में नॉट रिफ्लेक्ट द कंप्लीट काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कन्विक्ट्स और ऑल काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स। पर ये क्या उनकी मंशा थी, माइंडसेट दिखाने के वो लिए? तो कह रही है जो डॉक्यूमेंट्री मेकर है अमी बेन, वो ये बाकायदा कह रही हैं कि जहां तक मेरा सवाल है, मैं खुद इस तरह के एक्सपीरियंस से गुजर चुकी हूं और मैं ये चाह रही थी कि जिस तरह से मैंने उससे बाहर निकलने के लिए उसमें और घुसकर समझने की कोशिश की कि ये गंदगी क्यों समाज में, तो उसी तरह का प्रोसेस मैं यहां पे फॉलो कर रही हूं ताकि इस जहर को समाज से निकाला जा सके। अमी बेन, हाँ, उसने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, पर ये जो कॉन्विक्ट का जो जिस तरह का एटीट्यूड है, जिस तरह का सवालात के जवाब उसने दिए हैं, वो सवाल उनको पूछे गए होंगे, उसका उसने जवाब दिया है। पर दिस इज नॉट द वे दैट यू इंसल्ट द विक्टिम एंड द विक्टिम फैमिली। और मैटर सब जुडिस है, जस्टिस के लिए पेरेंट्स वेट कर रहे हैं। जी जी जी, दो चीजें हैं। मैं बद्रीनाथ जी आपके पास आना चाहूंगी। दो चीजें देखिए, यहाँ पर दो चीजें साफ हो रही हैं। आपने कहा कि ये आईना है, दिख रहा है वहां पर। दूसरी चीज ये है कि उस व्यक्ति की सोच अभी तक बदली नहीं है, किस तरह की मानसिकता वो रखता है, कोई पछतावा उसको नहीं है, वो भी अब दुनिया देख रही है। अब ऐसे में हम जिसकी बात करते हैं, जिसका जिक्र आप भी कह रहे हैं कि जस्टिस बहुत डिले हो रहा है, इसको लेकर हमारे सिस्टम पर भी फिर सवाल खड़े होते हैं। देखिए, सिस्टम पर जहाँ तक सवाल खड़ा होने का मतलब है, तो सिस्टम पर सवाल खड़ा तो होगा ही होगा। 2 साल से ऊपर हो गया, 1 साल हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस को गए हुए हो गया, लेकिन एक तारीख नहीं पड़ी, तो सिस्टम पर सवाल नहीं उठेगा तो कहाँ उठेगा। अब ये देखिए, 4 दिन पहले मैं कहीं ऐसे ही जगह पर गया था जहाँ पे सेमिनार था। 4 घंटे बैठने के बाद एक सवाल सामने आया कि हमारी कोर्ट में, पता ना कौन सी कोर्ट में, जहाँ भी हो, अब कितने दिन का केस है मैं नहीं जानता, लेकिन 31,000 उन्होंने गिना कि 31,000 रेप और मर्डर की केस पड़ी हुई है। तो क्या हमारे भारत को दर्शाता नहीं कि हमारे भारत में कितनी कमियां हैं? तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने सिस्टम को सही करो। लेजली कोई बड़ी बात नहीं है, लेजली ने जो बनाया उसकी मानसिकता क्या रही इससे मतलब नहीं रखता, लेकिन हमारी कमियां तो हमारे सामने दिखा दिया उसने कि तुम्हारी क्या कमियां। तुम्हारे तिहाड़ जेल में भी जा सकते हैं, तो तुम्हारे संसद में भी जा सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं। इन कमियों का जहां जिक्र होता है आकाश, वहां पर शायद माँ के आंसू कोई नहीं देख सकता, माँ के आंसू को कोई पढ़ नहीं रहा। आज बार बार वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय चाहिए, बेटी के लिए न्याय चाहिए। बड़ा दुख लगता है आशा जी कि आप वही चीज बार बार कह रहे हैं, लेकिन वो चीज डिले होती जा रही है, और वो भी तब जबकि गुनाह करने वाले को उस चीज का पछतावा ही नहीं है। देखिए, तब से और अब तक यही हो रहा है। कुछ तब भी इतना हल्ला हुआ, बच्चे बच्चियां लोग सड़कों पे आए, आक्रोश में आए, सत्ता में रहे लोग, सब लोग अपने अपने बयान किए, कानून बदल गया कुछ, लेकिन आज भी हालात वहीं की वहीं है। मैं तो ये जानना चाहती हूँ, मैं अब डॉक्यूमेंट्री चलनी चाहिए नहीं चल रही, अब तो वो चल गई, सबको पता है, सब ने देख लिया। लेकिन हम ये करें कि ये 4 दिन के बहस में, ये 4 दिन के बवाल में हमारी सरकार, हमारा सिस्टम क्या डिस्कशन निकाला है? क्या अभी भी उन मुजरिमों को फांसी मिलेगी या जो अपील किए हैं उसे खारिज किया जाएगा? हम तो ये जानना चाहते हैं कि इस बहस से, इस डॉक्यूमेंट्री से डिस्कस क्या निकला है। हमें तो अब ये लगता है कि लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे, लेकिन उनको सजा नहीं मिलेगी। ये एक आपके लिए बड़ी चिंता का विषय। एपी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो बलात्कारियों में से एक मुकेश के वकील हैं, और इतना अनकंफर्टेबल था बैठना यहाँ पे बद्रीनाथ जी को और आशा जी को उनके साथ बैठना कि उनको हमें दूसरे कमरे में उनको जानबूझकर बैठाया, न्यूज रूम से वो हमारे साथ हैं। एपी सिंह जी, आपने मुझे बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्री में एक चीज आपने कही है कि अगर मेरी बेटी इस तरह से जाती रात के 9 बजे, तो वो जाती किसी दादाजी के साथ या दादी के साथ या अपने पिताजी के साथ। बॉयफ्रेंड के साथ जाना या किसी और आदमी के साथ जाना बहुत ही गलत था। आप अपने इस बयान पर कायम है? आप इससे अग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कायम हूं।
125 करोड़ में से 124 करोड़ लोग कायम हैं। कोई भी माँ बाप अपनी बहन बेटी को देर रात में, मैं किसी माफ एक बात कीजिएगा कह रहा एपी सिंह जी, हूँ, माफ कीजिएगा, आप आकाश के सवाल का जवाब नहीं, आपके सवाल आप सुनेंगे नहीं, मुझे अगर नहीं सुनाना है तो आप बेकार में बैठा लें, सुनना चाहते हैं तो आपका IBN 7 चैनल है, देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, आप सोचिए और समझिए इस बात को। केवल एक पक्ष की बात नहीं है, यहाँ सबसे पहली बात तो है निर्भया की बात नहीं है, यहाँ सब बेटियों की बात है, बहनों की बात है। बात यह है सुरक्षा की। निर्भया की माने बहुत अच्छी बात कही कि इसके बाद हुआ क्या, बात हम इससे आगे भी बढ़ाते हैं। इस घटना के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आया, क्या हमारी सोच में परिवर्तन आया, क्या हमारे समाज में परिवर्तन आया, क्या इस तरह के अपराध रुकने की बात हुई। बात अपराध जेल में भी कहा गया, कानून भी कहता है अपराध नहीं, पर आप इस बात पे कायम है एपी सिंह जी, आप इस बात पे कायम है कि अगर बेटी को बाहर जाना है आज की तारीख में रात के 9 बजे तो सिर्फ पिताजी के साथ जाए। हाँ, यही दादाजी के साथ, यही हमारे समाज की सभ्यता भी कहती है, यही हमारे समाज की सभ्यता भी है। जब भी जाना हो, कोई ऐसा जरूरी जाना है तो माता पिता हैं जाने ले जाने के लिए। देखिए हमारे देश सामाजिक संरचना ऐसी है, शादी से पहले लड़की का संस्कार सभी कुछ माता पिता के साथ होता है, माता पिता रहते हैं, माता पिता की जिम्मेदारी है। शादी के बाद बाकायदा विदाई करके उसे उसके पति के साथ भेज दिया जाता है। देश की बहादुर बेटी की मां, निर्भया की मां आशा देवी जवाब देना चाह रही है। जी आशा जी। देखिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, चलिए अगर कहीं लेके जाना है तो माँ बाप जा सकता है, क्या स्कूल में जो बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, शिक्षक रेप कर रहा है, तो क्या स्कूल में बच्चियों के साथ माँ बाप पढ़ने जाएंगे? बिल्कुल गलत है। और देखिए ये भी बात आशा जी की बात पूरी सुनिए, आपकी बात हमने सुनी नहीं, पहले आप पूरा जवाब सुनिए। हम रुके, हमने आपकी बात सुनी, अब आप आशा देवी जी का जवाब सुनिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। आशा जी। हाँ, अगर स्कूल में बच्चियों को हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहां शिक्षक रेप करता है, तो क्या हम स्कूल में बच्चियों के साथ पढ़ने जाएं? ये कहते हैं कि बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाइए, तो क्या अगर चलो स्कूल तक तो सीमित है कि लड़का लड़की का स्कूल, अगर कॉलेज में बच्चा है, लड़की है, लड़का है, तो क्या कोई जरूरी है कि सारे गलत है? क्या उससे बात नहीं कर सकते? क्या उसके साथ कहीं जा नहीं सकते? इसका मतलब तो यही है एपी सिंह जी की पर्दा सिस्टम फिर से ले आओ। हाँ, अब आप जवाब सुनेंगे, जवाब सुनेंगे। मैंने पहले अब जवाब नहीं सुनने के इच्छुक हैं आप। बात खत्म करना चाहिए। देर रात मीडिया गलत है, मीडिया को बहुत समझती नहीं आशा जी। वो जो दिल की बात करी पहले पूरी सुन लीजिए, आपके पास में बता लीजिए और बता दीजिएगा मुझे कब बोलना है। लोगों को न्याय जानते हैं, देते हैं, लेकिन इनका क्या हक बनता है कि एक पर्सनली तौर पे बाहर आके बयान देते हैं कि मेरी बेटी होती तो मैं फार्म हाउस में जला देता। लेकिन मैं आज कहती हूँ कि अगर हमारी बेटी नहीं, अगर इनकी बेटी के साथ कुछ होता है, भगवान करे ना हो, तभी भी मैं ये लड़ाई लड़ूंगी कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने हमारे मान सम्मान पे धक्का लगाया और कहा कि हमारी बेटी होती तो फार्म हाउस में डला देते। क्या इनके शिक्षा यही दी गई थी? इनको जो डिग्री मिली है, क्या यही डिग्री मिली है? हाँ जी, माँ जो एक पूछ रही है उसमें मैं सीधे एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, शर्म उस बेटी को आनी चाहिए या उस आदमी को आनी चाहिए जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मेरे उस लड़के को आनी चाहिए शर्म। सुन लीजिए, जो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था मेरी पर्सनल बेटी के लिए पूछा गया था, वहाँ कोई सवाल नहीं था। ये कहा था यदि आपकी बेटी है, आपकी बेटी का हर माता पिता अपनी बेटी का जिम्मेदार है उसके चरित्र निर्माण के लिए। नवजोत जी सुनिए, आप सुनने की भी क्षमता रखिए। जब आपने बुलाया है, बहुत कीमती समय है, जब आपको माता पिता अपनी बेटी के जिम्मेदार हैं और उन्हें संरक्षण में लेना चाहिए। मैं स्कूलों में की बात नहीं कर रहा, देर रात की बात कहता हूँ। अपराध बढ़ रहा है, आप शराब पे रोकने की बात करिए, आप आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति की बात करिए, आप सुधारात्मक बात करिए। आशा जी बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात आप जाने नहीं देंगे, शोर मचाएंगे तो इसका मतलब डिबेट का अर्थ नहीं है। आप सुनिए, आप मेरी बात मैं जवाब मैंने आपकी बात सुनी, अब जवाब देने के लिए नवजोत जी ने आपने सोच लिया है कि इसको बात को आ न जाए, बात फैक्ट में आ जाए। अब मैं चुप हूँगा, आप भी चुप होंगे। अब चुप हैं आप।
ये आप बात ध्यान से सुनने की बात है। चेतन भगत जी कह रहे थे कि बहसों में क्या होता है, ये बहस का तरीका नहीं है। आप बात को समझने दीजिए। माता पिता, आप रेपिस्ट कहां से आते हैं? कहीं आतंकवादी है क्या? विदेशी आए हैं क्या? नहीं, हमारे देश के बेटे हैं, बेटियां हैं। अगर हम अपने बेटों पर निर्भया की मां आशा कुछ बोलना चाह रही है। जिन्हें रतन कहते हैं, उन्हें आप पुत्रों को आप कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें समझाएंगे, उनमें एक भावना भरेंगे कि बाहर आप निकल रहे हैं, बहन माने, अपनी बहन माने, बहन की तरह माने। ये बात आप बढ़ाइए। देखिए, ये जो अभी कह रहे हैं एपी सिंह, इस तरह की बातें तो बहुत सारे लोगों ने कही होंगी, बद्रीनाथ जी आपको भी कही होंगी कि बेटी को बाहर मत जाने दो, घर के अंदर बैठा लो। अगर आप वो करते तो कभी वो घर से बाहर निकल पाती। आज पूरा देश उसका नाम लेता है। हम तो ये अभी भी कहेंगे कि किसी भी बेटी को पैर में बेड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। आते हैं आपके पास, उसको पढ़ने का अधिकार है। जब पुरुषों को लड़की और लड़का दोनों समान अधिकार जब सरकार ने दे दिया तो समाज को भी देना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी समाज को करनी चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे जो आपको बोलते होंगे कि बेटी को घर पे बिठा के रखो, बाहर मत जाने दो, पढ़ने भी मत दो। आपने उन सब से लड़ाई की होगी। हाँ, और बिल्कुल आपकी जिंदगी का सच होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी चक्कर में हमने अपने भाइयों से अलग कि हम कुछ भी है, लड़का लड़की आपके लिए हो सकता है, हमारे लड़का लड़की कोई दो नहीं है। आपने बराबर माना। जैसे लड़की है बल्कि लड़की को हमने ज्यादा ही माना और हमने उसी के लिए अपनी जमीन भी बेची पढ़ाने के लिए, जबकि हमें हमारी कोई पढ़ाने के औकात नहीं थे, हमने बेचा। बच्चों ने भी कहा कि पापा जब आपका गुजारा इतने से नहीं हो सकता तो हमारा कहाँ से होगा, दीदी को पढ़ाओ और दीदी के सहारे हम लोग भी पढ़ जाएंगे। तो बेटियों को पढ़ाना सबसे जरूरी है, और लेकिन उनकी सुरक्षा उससे भी ऊपर है। आशा जी, छोटा सा घर आपका, वो प्यारा सा घर जिसमें बेटी पढ़ती थी साथ में, उसने डॉक्टर बनने की भी बात की थी और कहा था कि मैं बन गई हूं, वहां पहुंच गई हूं। देखिए, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम यहाँ, हमें डिसीजन चाहिए, हमें फैसला चाहिए, हमें उनको सजा चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि आज जो डॉक्यूमेंट्री आई है बाहर, एक मुकेश सिंह नहीं है जो जेल में है, हजारों मुकेश सिंह जेल में है, हजारों बाहर है जो आज उनकी वकालत कर रहे हैं। मैं इनसे पूछती हूँ कि क्या वो बोल रहा है जो कह रहा है? दूसरा वकील भी कह रहा है कि हमारी देश में लड़कियां मिठाई की डब्बे की तरह हैं। वो ये भी कह रहा है फूल की तरह, उससे बाहर मत रखो, कोई कुत्ता उठा कर ले जाएगा। वकील कह रहा है कि मिठाई की डब्बे की तरह है, खाओ फेंक दो। क्या इनको यही शिक्षा मिली है? क्या इनको स्कूल से यही शिक्षा मिली है? मैं इनसे पूछता हूँ। तो मैं जितना गुनहगार दूसरे से मत पूछिए, उससे गुनहगार ये लोग हैं जो उनकी वकालत करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। है आप आज इन्हीं लोगों के वजह से हमारे देश में मेरे घर आइए। मैं ये कहती हूँ कि इनके बयान पे बैन लगना चाहिए, इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए खतरा है। सोच तो आपकी भी वही है। शाइना इनसी कुछ कहना चाह रही। शाइना, आपने मेरा जवाब लिया ज्योति जी। आपकी मानसिकता जो विकृत है, उसके बाद ये कहना कि आप एक वकील है, उसमें भी शर्म होती है। और सुनिए आपका बयान, मैं सुनाती हूँ कि आपने क्या कहा है। You can't clap with one hand. It takes two hands. A decent girl won't roam around at 9 o'clock at night. A girl is far more responsible for rape than a boy. Boy and girl are not equal. Housework and housekeeping is for girls. Not roaming in discourse bars at night, doing wrong things, wearing wrong clothes. About 20% of girls are good. आप क्या हमें सर्टिफिकेट देने वाले हैं? आपकी जो मानसिकता है वो आप पूरे हमें देश सर्टिफिकेट नहीं देने वाली है। और आप जिस नेता बीजेपी की बात कर रहे हैं, आपके बीजेपी के लोग विधानसभा में बैठ के बिल्कुल फिल्म देखते हैं, उसके आपके सबूत उसका जवाब देना। आप ना हमें सर्टिफिकेट दे ना अपना लें। एक प्रश्न चिन्ह उठता है समाज में। आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें, मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है, मेरे क्लाइंटेज मेरी सर्टिफिकेट है। आप मेरी सुप्रीम कोर्ट की इतनी सीनियर लॉयर को वकालत को आप चैलेंज नहीं कर सकते। आप क्या वकालत को चैलेंज करेंगे? आप हमें बताएंगे, आप हमें लॉ सिखाएंगे, आप हमें लॉ सिखाएंगे। आप अपना देखिए, अपनी पार्टी जिसकी प्रवक्ता उसका देखिए। आपकी पार्टी के विधायक विधानसभा में फिल्म देखते पकड़े गए थे, आपने उन पर क्या किया? आप उनके लिए बयान देने गई, आप उनके लिए डिबेट करने गई, आपने उनका विरोध करने का सोचा? किस तरह की आप बात करते हैं? आप हमारे सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। आप दोनों को रोक रहा हूं, गीता लूथरा को जोड़ना चाह रही हैं। और जिसकी बात जी, गीता लूथरा, आप जिसकी बात
गीता, यहाँ पे बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कि उस लड़के को शर्म नहीं आनी चाहिए, उस बलात्कारी को शर्म नहीं आना चाहिए। जो पूरी सोच है वो सुन के सोच बिल्कुल गलत। आप समाज बेटे कहां से आए, बलात्कारी कहां से आए? हमारे परिवार के, उनके माताओं पिताओं की बात कीजिए, हमारे परिवार में बड़े होते हैं। आप वैलेंटाइन डे मनाने की बात नहीं करते, भाई बहन का रिश्ता बनाइए। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या मतलब होता है, इनको मना कीजिए। आप फ्रेंडशिप को मना कीजिए। पीछे देखा आपने, आप जैसी महिलाएं, आप जैसे लोग किसने को महत्व दे रहे थे, किसने बहुत अच्छा होता है? नहीं, तिलक लगाना में नहीं जाना चाहते। एपी सिंह जी, सोच की बात है। मेरा पर्सनल इंटरव्यू जिसमें है उसने लिया, बहुत लोग लेते थे, सभी ने लिया, सबका लिया है। सभी 2013-14 में विदेशी विदेशी सभी तरह की मीडिया डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले आते थे, इंटरव्यू लेते। मेरे पर्सनल विचार है, मेरी अपनी बात है, वो मैंने अपनी उसमें पर ये आप जानते हैं कि आपके जो पर्सनल विचार हैं ये किस तरीके से समाज को इफेक्ट करते हैं? समाज को सुधारते हैं। मेरे पर्सनल विचार समाज को सुधारते हैं, समाज को सुधारते हैं, समाज को बदलते हैं। आप केवल मेट्रो सिटी की बात मत करिए। एपी सिंह जी, सुनिए आकाश जी, मेरी बात सुनिए। आप बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए, बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप तो सुबह शाम इनसे बात करते, इन रेपिस्ट से आप सुबह शाम बात करते। आज तक आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ एपी सिंह, क्या बदला हुआ? आज तक एक बार भी ऐसा हुआ कि इनमें से इन लोगों ने कहा हमने जो किया बहुत गलत किया? क्या वो कभी रोते हैं? क्या कभी आप जब उनसे बात करने के लिए जाते हैं तो वो आपको ऐसे डिप्रेशन की स्टेट में देखते हैं कि मैंने घिनौना काम किया? जेल में होगा, यहाँ बैठ के डिबेट करना अलग चीज है। जो जेल में होगा उसे प्रायश्चित अवश्य होता है, जो जेल में होता है उसका प्रायश्चित होता है। उसके पूरे इंटरव्यू में 16 घंटे की टेप है, 16 घंटे की टेप, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। क्वेश्चन दिया उसने, बयान का क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर क्या, वहाँ पे डिपेंड करता है। होता क्या, क्वेश्चन नहीं दिखाया जाता, आंसर दिखाया जाता है। चाहती हूँ, क्या आपको प्रायश्चित होता है? क्या किस बात का प्रायश्चित होता है? सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का किस बात का प्रायश्चित करूंगा मैं? मेरे विचार मेरे पास हैं और मेरे विचार से हर हमारे सायना जी सुनिए, सायना जी, हमारे देश की परंपरा रही है कि हम मानते हैं कि हमारा धन गया तो कुछ नहीं गया। धन गया, परंपरा आपके लिए परंपरा नहीं है, आपके लिए परंपरा नहीं, हमारे लिए परंपरा बहुत चीज है। हमारी सोच है कि धन यदि गया, यदि हमारा धन चला गया तो हमारा कुछ नहीं गया। यदि स्वास्थ्य गया, यदि स्वास्थ्य गया, यदि वही मानसिकता, मैं आपकी मानसिकता सुधारना चाहता हूँ। आप अपनी मानसिकता सुधार लीजिए, आप इस मोटो पे चल लीजिए, आपकी मानसिकता हो जाएगी। हमारे देश की परंपरा है कि धन गया तो कुछ नहीं गया। आप सबको मैं रोक रहा हूँ, आप सबको रोक रहा हूँ। और आशा जी क्या कहना चाहते हैं मैं सुनना चाहता हूँ। निर्भया की माँ क्या कहना चाहती है सुनना चाहता हूँ। आप सब रुकिए, आप सब रुकिए, चलते हैं, सिर्फ आशा जी बोलेंगी अभी। जी आशा जी। देखिए, हम ये बहस में नहीं पढ़ना चाहते। इनकी बात, जो बात होगी उस पर बात नहीं करते हैं, ये पीछे इतिहास में जाते हैं। और ये ऐसे ही लोगों के वजह से हमारे समाज में गंदगी फैली है। ये जो जेल में है उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, बाहर हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे बयानबाजी जो करते हैं बाहर। बाकी इनसे हमें बहस नहीं करनी है। मूलतः एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। जब आप मुड़ के देखते हैं कि अब आप इतना कुछ खो चुके हैं, अब अपना जीवन आप किस चीज के लिए समर्पित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये तो लगता होगा कि मेरी बेटी इतनी बहादुर थी, आखिरी सांस तक वो लड़ती रही जीने के लिए भी, और जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया था उनके खिलाफ भी। कहीं ना कहीं मन में एक मां ने संकल्प किया है कुछ? पहले मैंने अपना इतनी उम्र 30 साल 28 साल से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। हमारे बच्चे की पैदाइश से ही से है। मैंने उनको 28 साल की उम्र अपने बच्चों में, अपने परिवार में दी। मैं घर में रहती हूँ, लेकिन अब इस घटना से मैं लड़ते लड़ते मैं अपना जीवन महिलाओं के सुरक्षा पे समर्पित कर दी हूँ। जिस तरह मैं अपने बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ, आगे मैं महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के इंसाफ के लिए लड़ती रहूंगी। बाकी अब जब मुड़ के याद करते हैं बेटी को, सबसे ज्यादा कौन सी चीजें याद आती हैं? देखिए, मैं यहाँ चैनल पर हूँ, मैं एक छोटा सा अपील करना चाहती हूँ कि बहुत बाजी बहुत हुई, बहुत बयान हुए। हमारा एक छोटा सा अपील राष्ट्रपति जी से है। उन्होंने 2013 में 26 जनवरी को लाल किला से कहा था
कि हमने एक जान नहीं गंवाई है, एक सपना गंवाया है। आज मैं उसी एक माँ होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते उसी सपने का हवाला देती हूँ और मैं उनसे अपील करती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है उसको खारिज करें, जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरी करके हमारी बेटी को इंसाफ दे और उन मुजरिमों को फांसी पर लटकाएं। बद्रीनाथ जी, हम भी यही कहेंगे, दूसरा हमारा भी कोई रास्ता नहीं है। हमारी सोच जब थोड़ा सा इससे मतलब थोड़ा बाहर क्या निकले, लेकिन अब जब समाज में घूमने लगे तो हमें पता लगने लगा क्या हो रहा है, क्या होगा। तो हमने भी यही एक अपने निर्भया ज्योति ट्रस्ट नाम करके ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के माध्यम से ही मैं सोच रहा हूँ कि महिलाओं की जैसे भी सुरक्षा हो सके उसमें हम भी दोनों मियाँ बीवी दोनों जने अपने भागीदारी निभा रहे हैं। बेटी ने बेटी को खो दिया है, लेकिन नहीं चाहते कि किसी और की बेटी के साथ ऐसा हो, और इसीलिए शायद तमाम देश की बेटियों की सुरक्षा का जिम्मा खुद इन्होंने अपने कंधों पर लिया। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जी हर एक लड़की मिलती कहते हम आपकी बेटी हैं, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने एक खोया है लेकिन अनगिनत हमारे को बेटियां मिल गई है जी। लेकिन ये उतने जितना हम आराम से कह देते हैं, लेकिन दर्द हमें कितना हमारे अंदर है इसको शायद कोई ना समझ पाएगा। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि हम अपना शरीर जब तक जिंदा है औरतों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लड़ते रहेंगे। देश की बेटी सुरक्षित रहे उसके लिए थोड़ा सा अब एक नई जंग शुरू की। मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि जितनी महिलाओं के लिए, जितनी संस्थाएं महिलाओं के लिए काम करती है, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जो उनके ये दोनों वकील हैं जो बयान दे रहे हैं, चाहे हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इनके बयानबाजी पे लगाम लगाएं और इन जिस तरह से डॉक्यूमेंट्री पे बैन हुई है इनके ऊपर भी कार्रवाई करें कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री में जो बात कही है उससे महिलाओं को बहुत आहत हुई है और समाज में इनके बयान का बहुत गलत असर पड़ेगा। एक बात बताइए कि जिस समय पर बेटी उस हाल में थी जब नहीं पता था कि बचेगी कि नहीं बचेगी, उस समय की कौन सी बातें आज भी आपके दिमाग में कौनती होंगी, दिमाग में याद आती होंगी कि वो क्या कह रही थी, वो कौन सी बातें हैं? देखिए, बेटी हमारे सामने 14 दिन तक रही, जिसमें 10 दिन होश में रही, ज्यादा उसको बोलने का वो नहीं था, लेकिन आखिरी समय में उसने यही कहा। उसके अंदर इतनी तड़प थी, तकलीफ थी, उसको 10 दिन के अंदर एक बूंद पानी नहीं मिला, लेकिन उसका यही था, मम्मी आप चिंता मत करो, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं समझती थी, मुझे पता था हमारी बेटी बचने वाली नहीं है। बयान में उसने, जब मैं बयान के सामने तो पास में नहीं थी, जब मैडम जाने लगी तो मैं मिलने के लिए आई, तो हमारे माध्यम से मैडम को दोबारा बुलाई और हाथ नहीं जोड़ पा रहे थे, सिरिंजें लगी हुई थी, फिर भी उसने हाथ जोड़ा और कहा कि मैडम हमें इंसाफ दिलाना। तो उन्होंने पूछा कैसा इंसाफ चाहिए, उसने कहा कि इंसाफ क्या, उनको जिंदा जला देना चाहिए। तो मुझे बेटी का आगे पीछे का कुछ ध्यान नहीं आता, मुझे उसका दुख ध्यान आता है, लेकिन हमारे सिस्टम को, हमारे सरकार को हमारे दुख नहीं ध्यान दिखाई देता। हम बार बार आहत होते हैं, बार बार हमारे भावनाओं से खेला जाता है। हमारी बेटी की मौत के साथ ये डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, और जो भी जनता हमारे साथ तब भी खड़ी थी, आज भी खड़ी होती हूँ, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। आगे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। बाकी मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अब बिल्कुल घबराइए नहीं, हम जो लोग आपके साथ आखिरी हैं। समय था जब सिस्टम पूरा खत्म हो गया था अंदर का, बॉडी का, तो जैसे कि आशा जी अभी बता भी नहीं थी। देखिए, 25 दिसंबर की बात है जो हमें आज भी हमेशा याद रहता है। 25 दिसंबर की बात है, उसमें रेणुका चौधरी आए हुए थे और उन्हीं से बातचीत हो रहे थे। बड़ा दिन था तो उन्हें केक वगैरह लेकर भी आया था। तो
खाना तो हम नहीं खाए थे, लेकिन जैसे आईसीयू के गेट पे हम खड़े हुए थे तो हमारी बेटी सीधे लेटी हुई थी, लेकिन उसने जब करवट बदला इधर को तो उसने मेरे को खड़ा देखा तो मेरे को इशारे से बुलाया, कि बोल तो सकते हैं थे, सीने लगे थे सब, पूरा मीडिया सब तो जब वो बुलाई तो पर्सनली आपके साथ है, इशारे में कहा पापा आपने खाना खा लिया? मैं नहीं आती, हमने कहा हाँ बेटा मैंने खाना खा लिया। तो बोले कि आप थक गए, तो बोले कि इशारे से कि आप थक गए, जाओ अब सो जाओ। तो हमने कहा हाँ बेटा हम सो जाएंगे, तुम भी आराम करो। लेकिन उस दिन के बाद जब उसने आंख बंद करी, थोड़ी देर के बाद उसको जो दौरा पड़ा कहिए चाहे कुछ भी हुआ, जो होश में नहीं आई, उसके बाद हम तो सो करके भी जग गए, लेकिन वो सोकर फिर नहीं जगी। ये दर्द मेरे को सहा नहीं जाता, कुछ कह नहीं सकता। थोड़ा सा बद्रिया जी आप भी हौसला रखिए। ठीक, कोई नहीं। मुश्किल है, हम समझते हैं बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इंसाफ दिलाना है बेटी को। जाते वक्त वो यही बात कह रही थी, वो चीज़ याद कीजिए जब वो हाथ जोड़ रही थी, आप बता रही, लेकिन हाथ जोड़ नहीं रहा था। उस चीज़ को जहन में रखिए, क्योंकि हमें इंसाफ दिलाना है। इस चीज़ को सरकार को सोचना है कि आखिर उस बेटी को इंसाफ कब कैसे मिलेगा। हम तो यही तमन्ना रखते हैं कि कब मिलेगा, कोई तो आकर कहे कि नहीं तुम्हारे को इतने दिन के अंदर ये न्याय मिल जाएगा। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। आज 4 दिन से बहस हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं कब क्या हो सकता है। आप सामने थी तो वो बोल नहीं पा रही थी, आप समझ रही थी क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ, कई बार धीरे धीरे बोलती भी थी, कई बार नहीं बोल पाती थी। नहीं बोल पाती थी तो लिख के दे देती थी, हमें हिंदी में दे देती थी। तो क्या लिखा था? बच्चे के मन में कुछ अगर हो तो आकाश, हम माँ सबसे पहले समझ सकती, बच्चे का चेहरा पढ़ लेती है। पढ़ा आपने? क्या पढ़ा आपने? देखिए, आप क्या खुरदना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं, आप अगर नहीं बताना कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत रोइए। हम आपका दुख, आपकी पीड़ा बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बिल्कुल मत रोइए। हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और हमारी भी कोशिश यही है आकाश। माँ और पिताजी दोनों बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये शायद जो समय सजा की तरह आपके सामने होगा, कि कब आखिरकार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा मिले। और जैसे कि आप कह रहे थे कि राष्ट्रपति से भी हर तरफ वो रास्ते बंद हो जाएं, बलात्कारियों को सजा मिले। बिल्कुल, हमारा उनसे यही अपील है कि जिस तरह से उन्होंने उस टाइम हमारे बेटी के मान सम्मान से कहा कि नहीं, हमने एक जान नहीं गंवाई, एक सपना गंवाए हैं, तो मैं उसी सपने का हवाला देती हूँ कि आज वो सपना लहूलुहान हो रहा है, उसकी रूह लहूलुहान हो रही है। तो ये बहसबाजी डॉक्यूमेंट्री चले ना चले हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन इस 4 दिन के बहस में डिस्कशन क्या निकला है, क्योंकि उस टाइम से अब तक बहस होते आया है, बच्चियां शिकार होती रही हैं रोज का रोज। तो उस बहस से डिस्कशन हम किस स्टेज से पहुंचे हैं, हमारा सिस्टम, हमारी सरकार इसका डिस्कशन में क्या निकाल रही है, उन मुजरिमों को कब फांसी मिलेगी, कब सजा मिलेगी। तो हमारे सरकार से, खासकर प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिलाएं, और साथ साथ जितने भी हमारे जैसे माँ बाप जाने कहाँ इस घटना से, इस दुख से जूझ रहे हैं, उनको भी इंसाफ। सारा हिंदुस्तान रोया आपके साथ, सारा हिंदुस्तान खड़ा हुआ, बिल्कुल मत रोइए आप। हम हमेशा आपके साथ हैं, और पूरा हिंदुस्तान देखिए आपके साथ खड़ा हुआ। थोड़ा सा पानी पीजिए। बद्रीनाथ जी, एक पिता के रूप में मेरे ख्याल से आप इस सब के आगे बहुत आपको छोटी चीजें लगती होंगी कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई नहीं दिखाई, क्या हुआ। आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि जो आपकी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और दूसरा ये कि जिसने भी किया है, जितने भी लोग थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी का सीधी फांसी, हम दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि उनको फांसी मिले, और एक मन में तमन्ना जब फांसी पर लटकाया जाए तो हम वहाँ पे सामने खड़े हों। जो हमने दुख उसको सामने देखा है, कोई अंग बाकी नहीं था जहाँ चोट नहीं लगी हो, जहाँ जख्म नहीं है। उस दुख के आगे हमारी उसका बयान, इन वकीलों का बयान, डॉक्यूमेंट्री कोई मायने नहीं रखती।
हमारा विकल्प है, हमारे लिए मायने रखता है कि जिस तरह हमारी बेटी के साथ अपराध हुआ, वो तड़प के इस दुनिया से गई है, उस तरह इन मुजरिमों को फांसी मिलना चाहिए, ताकि हम यही चाहते हैं कि हमारे समाज में एक इसका संदेश जाए कि और हमारी बच्ची की तरह किसी की बेटी, किसी की बहन। आप दोनों से एक आखिरी सवाल, निर्भया कहीं ना कहीं तो होगी, जहां भी है आपको शायद दिख रही होगी, सुन रही होगी, सीधे उसको कुछ आप पहले कहे कि आपके दिमाग में संकल्प क्या है, आपने क्या उसको, बेटी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए 2.5 साल दिन हो गया, हम अपने बेटी के तस्वीर पर आज तक एक फूल का माला नहीं चढ़ाया। हमारा विकल्प है कि माला उसी दिन चढ़ेगा, हमारी बेटी उसी दिन मरेगी जिस दिन उसके मुजरिमों को फांसी की सजा होगी। आज भी हम सब कहता है भुला दो, लेकिन मैं उस घटना को नहीं भूलना चाहती और नहीं भूलने दूंगी जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। बद्रीनाथ जी, जिस बेटी को चलना सिखाया, सबसे लड़के पढ़ाया, उसको सीधे उसी को बोलिए। देखिए, एक पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो पिता अपने बच्चे को गोद में खिलाया, बड़ा किया और उसी अपनी बेटी को अपने हाथों से दाह संस्कार कर दिया, इससे बड़ा दुख तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन आज प्रतिदिन हम उसके आगे सामने, जब उसके चित्र के सामने जाते हैं तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि बिटिया हम तुम्हारे को अभी तक सजा या तुम्हें को न्याय नहीं दिला सका। यही हमारे विचार में हमेशा घूमता रहता है। कभी दिमाग में आती है, बोलती है, बात करती है? हाँ, इस समय तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा है। एक बार मैं देहरादून गया था, उसका जो रिजल्ट आया था उसको लेने के लिए, तो रात को गए थे बस से और सुबह पहुंचे तो वहाँ मतलब बिस्तर पर जब हम लेटे थे तो अचानक ऐसे ही आके सामने खड़ी हो गई। हालांकि मैं जानता था कि मैं सोया हूँ और जानता था कि वो नहीं है, लेकिन आँख खड़ी हो गई तो बोली, पापा क्या आपको पैसे चाहिए? तो मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपने भाइयों का ख्याल रखना क्योंकि तुम्हारे हवाले ही वो सब है। तो कई चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देती है और आज भी वो है और रहेगी। वो अमर है, मर नहीं सकती। शरीर नहीं है तो क्या हुआ, बड़े बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं, उनका शरीर नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी है। ठीक इसी तरह से हमारी बेटी कोई साधारण नहीं है, एक दिव्य ज्योति है वो, और जहाँ भी है सुरक्षित है, जिंदा है और रहेगी, अमर रहेगी। बिल्कुल अमर रहेगी हम सब की यादों में, और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। माँ और पिताजी बद्रीनाथ जी और साथ में आशा देवी, आपने इनको सुना। इनके लिए ये सब बहुत छोटी बातें हैं कि आप क्या डॉक्यूमेंट्री बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। सजा मिलनी चाहिए जिसने गलत किया है, बस इतना ही है।